आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। आधुनिक भारत के निर्माता तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू शहर के एक नामी वकील और कश्मीरी पंडित थे। जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी, जो मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी, ने उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल्यों का पाठ पढ़ाया तथा घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। जवाहर माता पिता की 3 संतानों में से सबसे बड़े थे। 2 छोटी बहनें विजया लक्ष्मी व कृष्णा थीं। वर्ष 1905 में मोतीलाल नेहरू अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने 15 वर्षीय जवाहरलाल को हैरो स्कूल में दाखिला दिला दिया, जहां उन्होंने लैटिन भाषा की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हैरो छोड़ दिया और अक्टूबर 1907 के प्रारंभ में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। ज्ञान की खोज के लिए जागृत हो चुकी उनकी आकांक्षा को कैम्ब्रिज में बड़ा प्रोत्साहन मिला। कैम्ब्रिज में उनका सारा समय अध्ययन, खेलों और मनोविनोद में व्यतीत होता था, किंतु बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के नेतृत्व में चल रही राजनैतिक उथल पुथल से उनका मन व्यथित हो उठा। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और लाला लाजपत राय तथा सरदार अजीत सिंह के देश के निष्कासन के समाचारों ने उनके मस्तिष्क को काफी उद्वेलित कर दिया। कैम्ब्रिज में भारतीय विद्यार्थियों द्वारा गठित मजलिस भारत में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर चर्चा करने का एक अच्छा मंच सिद्ध हुआ। युवा जवाहरलाल नेहरू एक के बाद एक कानून की परीक्षाएं भी पास करते गए। वह भारत लौटने से पहले थोड़े दिनों तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी रहे। इंग्लैंड से 1912 में वापस आने पर जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 8 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन जवाहरलाल नेहरू कमला कौल के साथ शादी कर ली। बाद में उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जब भारतीय मजदूरों के लिए फिजी अनुबंध प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन अथवा दक्षिणी अफ्रीकी भारतीय मामले जैसे विशेष अवसर आए, तो वह पूरे मनोयोग से उनसे जुड़ गए और उन्होंने लगन से और निष्ठापूर्वक कार्य किया। जब लोकमान्य तिलक की रिहाई के साथ भारत में राजनीतिक संघर्ष अपनी जड़ें जमा रहा था, तभी जवाहरलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किए गए होम रूल लीग में शामिल हो गए। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की घृणित प्रथा के विरुद्ध गांधी जी की लड़ाई से वह काफी प्रभावित थे। वह विशेष रूप से उस कृषक आंदोलन से प्रभावित हुए जिसका नेतृत्व गांधी जी ने बिहार में 1917 में किया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में स्वशासन के लिए राजनीतिक आशाएं बढ़ गई, किंतु इन बढ़ती हुई आशाओं पर उस समय तुषारपात हो गया जब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी और क्रूरता भरा रौलेट अधिनियम लागू किया। इसके विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर सत्याग्रह के रूप में सारे भारतवर्ष में भारी विरोध और प्रदर्शन हुए। जलियांवाला बाग में नरसंहार की भयावह घटना और ऐसी ही अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से जवाहरलाल इतने अधिक आंदोलित हुए कि उन्होंने वकालत छोड़ दी। वह जीवन में आराम छोड़कर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और गांधी जी के सिपहसालार बन गए। जुलाई 1920 में वह इलाहाबाद जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1926 के अंत में
बर्लिन की एक लघु यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू को फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स में गुलाम देशों के प्रस्तोलन के संबंध में पता चला। ब्रुसेल्स सम्मेलन में नेहरू जी की राजनीतिक विचारधारा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। में वहां पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से संपर्क में आए थे। कांग्रेस ने औपनिवेशिक तथा आश्रित देशों की कुछ समस्याओं को समझने में उनकी सहायता की। अपनी यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में जवाहरलाल नेहरू नवंबर 1927 ईस्वी में मास्को पहुंचे। उनकी विदेश यात्राएं, विशेषतया ब्रुसेल्स सम्मेलन में उनका भाग लेना तथा तत्पश्चात उनकी मास्को यात्रा से उन्हें विश्वास हो गया कि भारत के लिए समाजवादी व्यवस्था की आवश्यकता है। दिसंबर 1927 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू उस समय मद्रास पहुंचे जब वहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता अथवा डोमिनियन दर्जा दिए जाने के विवाद को जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक नई दिशा दी जब उन्होंने मद्रास में कांग्रेस की बैठक में 27 दिसंबर 1927 को उस प्रसिद्ध संकल्प को प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया, कांग्रेस घोषणा करती है कि भारतीय जनता का ध्येय पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। दिसंबर 1927 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू उस समय मद्रास पहुंचे जब वहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता अथवा डोमिनियन दर्जा दिए जाने के विवाद को जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक नई दिशा दी जब उन्होंने मद्रास में कांग्रेस की बैठक में 27 दिसंबर 1927 को उस प्रसिद्ध संकल्प को प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था, कांग्रेस घोषणा करती है कि भारतीय जनता का ध्येय पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। दिसंबर 1929 के अंत में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी सिद्धांत सार्वजनिक रूप से मुखारित हुआ। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता के आह्वान को दोहराया। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रस्ताव को दोहराया गया और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को इसे पारित किया गया। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आह्वान ने संपूर्ण देश में नए जोश का संचार कर दिया। इसी संबंध में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया जो सविनय अवज्ञा का एक अनोखा तरीका था। जवाहरलाल नेहरू ने 1930 और 1935 के बीच 4 वर्ष जेल में बिताया। कारावास एकांकीपन से उन्हें चिंतन, आत्ममंथन और विगत घटना चक्र पर मनन करने के अवसर के साथ साथ स्वाध्याय के लिए भी काफी समय मिला। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा के लिए उल्लेखनीय था, किंतु मार्च 1921 में कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का समाजवादी चिंतन उनके मौलिक अधिकारों संबंधी संकल्प में साकार हुआ। वस्तुतः यह संकल्प स्वतंत्र भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित पंथ निरपेक्ष समाजवादी और लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शों और उद्देश्यों का पूर्वाभास था। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने का संकल्प पारित किया। ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जैसे अग्रणी नेताओं को जेल में डालकर इस जन विद्रोह को कठोरतापूर्वक कुचलने की कोशिश की। यह अंतिम बार था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। अपने पूर्ण जीवन काल में वे 9 बार जेल गए। उन्हें अंतिम बार जून 1945 में ठीक उस वक्त रिहा कर दिया गया जब वायसराय लॉर्ड वेवेल ने गतिरोध को दूर करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। इन वार्ताओं और बाद में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से हुई वार्ताओं में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका से उनका महान नेतृत्व परिलक्षित होता है। स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप भारत को उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्ति मिली। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे,
किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। दिनांक 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि के समय भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विधानमंडल को संबोधित करने एवं ब्रिटिश सम्राट की ओर से सद्भावना और बधाई संदेश देने हेतु असेंबली चैम्बर में प्रवेश किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे भाव विह्वल वातावरण में एक नए भारत राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित रहने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए खड़े हुए। अपने ऐतिहासिक भाषण, जिसे नियति से मिलन कहा गया, में उन्होंने कहा, वर्षों पहले हमने नियति से मिलन की प्रतिज्ञा की थी। अब वो घड़ी आ गई है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह न सही, लेकिन काफ़ी हद तक। ठीक आधी रात को जब सारी दुनिया सोती होगी, भारत जीवन और आज़ादी की अंगड़ाई लेकर उठेगा। जवाहरलाल नेहरू नियोजित आर्थिक विकास में विश्वास करते थे। उन्होंने आम जनता के समक्ष मौजूद भयावह गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने तथा प्रत्येक नागरिक के लिए कम से कम एक सम्मानजनक स्तर सुनिश्चित करने हेतु भारत में योजनाओं की शुरुआत की, ताकि समान अवसर दिए जाने की अवधारणा को यथार्थ में बदला जा सके। इस वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, नदी घाटी परियोजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला शुरू की। पंडित नेहरू ने 1950 के प्रारंभ में योजना आयोग का गठन करके एक नए युग का सूत्रपात किया। पंडित नेहरू ने कला, संस्कृति और साहित्य को भरपूर संरक्षण प्रदान किया। वह बच्चों के प्रति सदैव बेहद स्नेह रखते थे और बच्चे उन्हें स्नेहपूर्ण चाचा नेहरू कहते थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं, इसलिए उन्होंने समाज में उनके सर्वांगीण विकास में गहरी रुचि ली। जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। वह हमारे लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ गए, जो आज भी हमारे लिए सहायक है। यद्यपि नेहरू स्वभाव और प्रवृत्ति से विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे, फिर भी अपने देश की मिट्टी और लोगों से वह बेहद प्यार करते थे। उनकी वसीयत में जो इच्छा व्यक्त की गई है, उससे उनके भारत के प्रति पूर्णतः समर्पित होने एवं अपने देशवासियों के प्रति अगाध प्रेम का पता चलता है। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी राख को हिमालय सहित देश भर में आकाश से बिखेर दिया गया और उसे पवित्र नदी गंगा में भी प्रवाहित कर दिया गया। हालांकि उनके कुछ फैसले और उनके पक्ष में लिए गए फैसले से आज भी कुछ लोगों के आलोचना के शिकार होते रहते हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा करना, दूसरा यूएन में कश्मीर मुद्दे को ले जाना और तीसरा ये कि भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री चुने जाने के चुनाव परिणाम के विपरीत महात्मा गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए, जिसे भी गांधी का नेहरू प्रेम कहा जाता है। और आपकी क्या राय है इन तीनों मुद्दों पर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।